Hello everyone, this is Veena and today we are doing class 8th chapter 13 direct and inverse proportion. सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है ये देख लेते हैं। मान लो दो चीज़ें हैं, अगर एक x है और दूसरा क्या है y। ठीक है, अगर x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़। और अगर x डिक्रीज़ हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, डिक्रीज़। ठीक है, और अगर ये सेम प्रोपोर्शन में अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मान लो कोई भी दो ऐसी चीज़ें, जैसे मान लो अगर आप एक टॉफ़ी ले रहे हो तो एक टॉफ़ी 5 रुपीज़ की आती है तो दो टॉफ़ी कितने की आएगी, 10 रुपीज़ की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एक चीज़ के बढ़ने पे दूसरी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, और अगर वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है बुक्स इन नंबर्स और नीचे लिखा है रेट इन रुपीज़। बुक्स इन नंबर्स को मैंने ब्रैकेट में लिखा है x और रेट इन रुपीज़ को मैंने ब्रैकेट में लिखा है y। अगर मैं 5 बुक्स ले रही हूँ, 5 बुक्स ले रही हूँ तो मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 50 रुपीज़। और अगर मैं 10 बुक्स ले रही हूँ तो मुझे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी, 100। 15 बुक्स पे 150 और ऐसे ही 20 बुक्स पे 200। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि एक यानी बुक्स की क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, रेट भी उसका बढ़ रहा है। ठीक है, एक पे बढ़ने पे दूसरा भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एक अगर x इंक्रीज़ हो रहा है तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। और देख लेते हैं यहाँ पे कि सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे इसको सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो रहा है, यानी इसके लिए ये कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे x1 डिवाइड बाई y1। मैंने इसको x1 x2 x3 x4 लिखा है और इसको y1 y2 y3 y4। ठीक है, तो जब हम x1 को डिवाइड करेंगे y1 से और x2 को डिवाइड करेंगे y2 से, x3 को y3 और x4 को y4 से करेंगे तो इनका रेशो सेम होना चाहिए, तभी ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि इनका रेशो क्या सेम है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे x1 डिवाइड बाई y1 लिखा है तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी है। x1 क्या है 5 और y1 क्या है 50। ठीक है, और विच इज़ इक्वल टू x2 डिवाइड बाई y2, तो ये क्या है 10 डिवाइड बाई 100 एंड विच इज़ इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 150 एंड विच इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 200। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सबका क्या आ रहा है, आंसर में 1 डिवाइड बाई 10 आ रहा है। यहाँ पे भी 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10, 1 डिवाइड बाई 10। ठीक है, अगर सबका ये डिवाइड करने के बाद ये सब सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सेम प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसके लिए रूल है x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू k। तो k यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन। ठीक है, x एक कोई चीज़ है और y क्या है, दूसरी चीज़ है। और तो ये क्या कैसे होगा, x डिवाइड बाई y इज इक्वल टू k। यहाँ पे मैंने x क्या लिया था, बुक्स लिया था, और y क्या लिया था, उसका रेट लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने देखा कि x के बढ़ने पे y भी उसी सेम रेशो से बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इसको आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू के वाई। ठीक है, और अगर मान लो कहीं आपको नेक्स्ट मतलब अगर आपको क्वेश्चन करने हैं सॉल्व और वहाँ पे आपको कोई एक चीज़ दी होगी, जैसे मान लो आपको y दिया होगा, प्रोपोर्शन दिया होगा, लेकिन आपको x नहीं दिया होगा, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से उसको कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मान लो x दिया है, y नहीं दिया है, तो आप उसी और k भी दिया होगा तो आप उसी की हेल्प से, इसकी हेल्प से उसकी y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हमने देखा समझा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर एक चीज़ के बढ़ने पे कोई दूसरी चीज़ भी सेम प्रोपोर्शन पे अगर बढ़ती है तो उसी को डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन अप टू 4 hours ₹60, 8 hours ₹100, 12 hours ₹140,
24 hours ₹180. ओके, चेक इफ़ द पार्किंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। अभी हमसे पूछा है कि पार्किंग टाइम जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं। फर्स्ट ये क्या है, 4 आवर्स के लिए अगर पार्किंग के लिए हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, ₹60। ओके, तो चार्जेस कितने हो जाएंगे, चार्जेस हमने इसको C1 लिखा। फर्स्ट के लिए हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे C1 लिखेंगे। ठीक है, तो 4 आवर्स, अगर 4 आवर्स के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, कितने ₹60। तो 1 आवर्स के लिए कितने करेंगे, 60 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो 60 डिवाइड बाई 4 और इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 and 30 और ये क्या आ जाएगा 15, विच इज़ इक्वल टू 15। ठीक है, अभी हम वैसे ही सेकंड निकाल लेते हैं, चार्जेस 2, मतलब 8 आवर्स के लिए हम कितना पेमेंट कर रहे हैं, ₹100। ठीक है, तो अगर हम 8 आवर्स के लिए अगर ₹100 चार्जेस कर रहे हैं तो 1 आवर के लिए कितने करेंगे, 100 डिवाइड बाई 8। तो इसको हम C2 कर लेते हैं। C2 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 8। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 2। और अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 25 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, देन रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 12.5। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12.5। ठीक है, वैसे ही हम 12 आवर्स के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 12 आवर्स के लिए अगर हम पेमेंट कर रहे हैं ₹140, तो 1 आवर के लिए कितना करेंगे, C3 इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 140 डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 70, देन अगेन ये हो जाएगा डिवाइड 35 और 35 इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और इसको अब यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 3 6 18, देन अब इसको 0 लग जाएगा तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 11.6 आगे, क्योंकि पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसको क्या लिखेंगे 11.6। ठीक है, अब देख लेते हैं C4 इज इक्वल टू क्या आएगा, 24 आवर्स के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं ₹180। तो इसको C4 क्या आ जाएगा, 1 आवर के लिए कितना आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 24 और इसको डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 6 से डिवाइड करते हैं, 6 4 ज़ा 24 एंड 6 3 ज़ा 18 0, देन अगेन डिवाइड हो जाएगा ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 15 ज़ा 30। अब 15 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 7.5। तो आप देख रहे हैं कि C1 C2 C3 C4 क्या आ रहा है 15 12.5 11.6 और 7.5, ये चारों ही डिफरेंट आ रहे हैं। दैट मीन्स ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। हमसे क्या पूछा है, चेक इफ द पार्किंग आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। ठीक है, तो हमने ये चेक किया कि इसका प्रोपोर्शन सेम नहीं आ रहा है तो इसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा। ठीक है, next question is question number 2. A mixture of paint by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base. In the following table, find the parts of base that need to be added. ठीक है, इसमें हमें दिया है parts of red pigments, सिर्फ हमें दिया है parts of red pigments.
ठीक है, और वो कितना दिया है 1 4 7 12 20, ठीक है। और दूसरा दिया है पार्ट्स ऑफ बेस, इसमें दिया है हमें सिर्फ 8 दिया है, आगे हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको मैंने जैसे पहले बताया था कि इसको हमने मान लिया x और इसको क्या मान लिया y, ठीक है। तो हमें पता है कि अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है तो कैसे करेंगे हम इसको, x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू k, तो वहाँ पे k क्या है प्रोपोर्शन, ठीक है। और वो हमेशा ही क्या होगा सेम रेशो में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम अगर x डिवाइड बाई वाई करेंगे, अगर मैं इसको x1 मान लूँ, x यहाँ पे y1 x2 x3 x4 x5 आ जाएगा ये, और ये y1 y2 y3 y4 और ये y5, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे अगर y2 y3 y4 y5 की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फिर मैं इसको कैसे करूँगी, क्योंकि हमें पता है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा, इसलिए x डिवाइड बाई वाई क्या आ जाएगा, x डिवाइड बाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो इसको हम k भी बोल सकते हैं, मीन्स यहाँ पे रेशियो कितना होना चाहिए सबका 1 डिवाइड बाई 8, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको x2 मान लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, इसको ये क्या है x2 और इसको मैं y2 मान लूँ, तो क्या मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी, विच इम्प्लाइज मैं इसको लिख रही हूँ x1, इसको मैं लिख रही हूँ x2 और ये क्या है y2, ये मैं इसको y2 मान रही हूँ, ठीक है। तो y2 की वैल्यू हम फिर जब बाद में आ जाएगी तो इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, x2 डिवाइड बाई y2 एंड ये किसके बराबर होना चाहिए, k मीन्स 1 डिवाइड बाई 8 के बराबर होना चाहिए। या अभी हमें पता है कि x2 तो कितना है 4, यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो विच इम्प्लाइज x2 कितना है 4 डिवाइड बाई y2, क्योंकि x2 कितना है 4 और y2 हमें पता नहीं है, वो हमने फाइंड आउट करना है, एंड विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको अगर y2 को अगर यहाँ पे लेके आएंगे तो ये क्या आ जाएगा y2 इज इक्वल टू, क्योंकि y2 इंटू 1 कर दिया और 8 इंटू 4 कर दिया, तो 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो y2 की वैल्यू क्या आ गई 32, ठीक है। मीन्स यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 32, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हमने माना है x3 और ये क्या है y3। अब हमें y3 पता नहीं है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इसको भी सेम तरीके से कर लेते हैं। कैसे लिखेंगे, x3 डिवाइड बाई y3 एंड विच इज़ इक्वल टू x3 तो हमें पता है कितना है, क्योंकि हमने इसको x1 x2 x3 x4 x5 माना है, ठीक है। और इसको हमने y1 y2 y3 y4 एंड y5 माना है, ठीक है। तो x3 की वैल्यू कितनी है, इसको लिख लेते हैं, x3 की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। और y3 की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो हमने फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें पता है कि रेशियो कितना है 1 डिवाइड बाई 8, तो इसको अगेन वैसे ही करेंगे 1 डिवाइड बाई 8, 7 डिवाइड बाई y3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, एंड विच इम्प्लाइज ये क्या आ जाएगा, जब 7 और 8 को क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 ज़ा 56, ठीक है, एंड विच इज़ इक्वल टू y3 इज इक्वल y3 इंटू 1, तो ये क्या आ जाएगा y3। अब इसको कैसे भी लिख सकते हैं, y3 इज इक्वल टू 56 या फिर 56 इज इक्वल टू y3। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है y3, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। y3 इज इक्वल टू 56, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 56, ठीक है। अब हमने ऐसे ही ये क्या है x4 और ये क्या है y4, अब y4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे x4 डिवाइड बाई y4 एंड विच इज़ इक्वल टू x4 की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पे 12 डिवाइड बाई y4 इज इक्वल टू कितना, क्योंकि रेशियो कितना होना चाहिए 1 डिवाइड बाई 8। अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा y4 विच इम्प्लाइज y4 इज इक्वल टू 12 8 ज़ा 96, ठीक है। तो y4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 96, यहाँ पे लिख देंगे 96, ठीक है। अब ये क्या है x5,
और ये क्या है y5 की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको भी सेम तरीके से कर लेते हैं, विच इम्प्लाइज x5 डिवाइड बाई y5 एंड विच इज़ इक्वल टू 20 डिवाइड बाई y5, क्योंकि x5 क्या है 20 एंड विच इज़ इक्वल टू ये किसके बराबर होना चाहिए 1 डिवाइड बाई 8 के। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 100 ये y5 एंड विच इज़ इक्वल टू 160, 28 आर 160, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 160, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमसे ये वाली वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए पूछा था, तो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली है। Question number 3 is in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? इसमें दिया है वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए कितना चाहिए बेस 75 ml, ठीक है। वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट के लिए कितना चाहिए 75 ml ऑफ बेस, ठीक है। तो कितने रेड पिगमेंट चाहिए हमें 1800 बेस में मिलाने के लिए, 1800 ml बेस में मिलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें ये वाला क्वेश्चन भी पहले की तरह हो जाएगा। इसमें हमें दिया है ये, जैसे हम इसको मान लो x1 y1 x2 y2 ऐसे मान लेते हैं। तो इसमें हमसे क्या पूछा है x2, इसमें हमसे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कर लेते हैं, जैसे ये क्या आ जाएगा x डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 75, यहाँ पे x1 y1 x2 y2, ओके। तो इसमें x2 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसी से हम ऐसे कर लेंगे, ये इसको हम x1 y1 मान लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 75, मीन्स इनका रेशियो कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू k, और k क्या है 1 डिवाइड बाई 75। अब हम x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको हम अगर मान लें x2 है तो हम इसको लिखते हैं x2 डिवाइड बाई y2 इज इक्वल टू ये कितना होना चाहिए 1 डिवाइड बाई 75, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि अभी हम पहले इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें y2 की वैल्यू दी है, ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू x2 डिवाइड बाई 1800 एंड विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 75, ठीक है। अभी x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी विच इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहीं पे छोड़ेंगे क्योंकि हमने क्या करना है x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम रहने देते हैं, इसको कहाँ ले जाएंगे यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ये क्या आ जाएगा 1800 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1800 डिवाइड बाई 75। इसको डिवाइड कर लेते हैं, किससे डिवाइड हो जाएगा ये डिवाइड हो जाएगा 5 से। तो क्या आ जाएगा 5 1 सा 5 एंड 5 5 सा 25, ठीक है। और ये भी डिवाइड हो रहा है 5 3 सा ये 15, देन कितना बच जाएगा 3 5 6 सा 30 एंड 0 आ जाएगा। अब किससे डिवाइड हो रहा है अगेन ये 3 से डिवाइड भी हो रहा है और 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 72, ठीक है। फिर ये 3 से अगेन ये कट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12, ओके। तो ये आ जाएगा विच इम्प्लाइज x2 इज इक्वल टू 24, और यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या आ गई 24 एंड दैट इज़ द आंसर।